Good evening. Welcome to Setu's Knowledge Carnival. In this particular series of how to select your career, I am once again welcoming you. I am Amar Zamle, your friend, and we are again going to have a session on how to select career specifically for 10th standard students. पिछली बार हम लोगों ने जो बात की थी वो थोड़ी सी जनरल बात थी. अभी आज हम स्पेसिफिकली 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए कौन कौन से करियर ऑप्शंस अवेलेबल है उसके बारे में बात करेंगे. लेकिन उसके पहले थोड़ा सा मैं रिकैप करना चाहता हूँ जो हमने 1 तारीख को बात की थी उस बारे में. सबसे पहले तो हमने बात की थी 4 अलग अलग शब्दों के सेट्स की. एंड आई थिंक वी हैड टॉक्ड अबाउट एटीट्यूड्स एंड प्रेजुडाइसेस. I hope you understand the difference between attitude and prejudices now. We have also talked about the various hobbies and interests, the difference between hobbies and interests. Moreover, we have also talked about the skills and abilities, and lastly, we have talked about what is the difference between career and profession. I am sure जो homework मैंने आप 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स को पिछली बार दिया था वो आपने थोड़ा सा करने की कोशिश की होगी ऐसा मुझे लगता है. सिलेबस मैंने बोला था 11th और 12th स्टैंडर्ड का फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, इंग्लिश, इवन ह्यूमैनिटीज़ के जो सब्जेक्ट्स है उसका और कॉमर्स के कुछ सब्जेक्ट्स है उसका. आई हैव आस्क्ड यू टू गो थ्रू द सिलेबस, गो थ्रू द बुक्स एंड दीज कैन बी डाउनलोडेड अगेन. आई एम टेलिंग यू. तो अगर आप लोगों ने नहीं किया है तो कम से कम अभी आने वाले 1-2 सेशन तक के आप इसको देखेंगे, एक बार वापस एक बार समझने की कोशिश करेंगे कि हाँ मैं इसको कर सकता हूँ या नहीं. एंड all these things, everything we have talked about based on only one decision. वो एक सवाल जो मैंने आपसे, अगर आपको याद है तो पूछा था कि आप ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं या डू यू वांट टू डू अ बिजनेस, कोई एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं. इस सवाल का जो जवाब आप देंगे उस जवाब के लिए बहुत सारी चीज़ें उसके आगे में चलती हैं. हम लोगों ने पिछली बार जब बात की थी तो वी हैव टॉक्ड अबाउट 4 डिफरेंट आई वुड से 2 फैक्टर्स वी हैव टॉक्ड अबाउट, जो मेजर 2 फैक्टर आपके करियर ऑप्शन को सिलेक्ट करने के लिए आपकी हेल्प करेंगे. सबसे पहले जो मैंने बात की थी वो बात की थी एक्सटर्नल फैक्टर्स की और दूसरा मैंने बात की थी इंटरनल फैक्टर्स की. आज हम समझ लेंगे कि ये एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स क्या होते हैं. जैसे एग्जांपल देता हूँ कि एक्सटर्नल फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं. तो सबसे पहला एक्सटर्नल फैक्टर आई वुड से आपका जियोग्राफिकल लोकेशन क्या है. फॉर एग्जाम्पल आप मुंबई में अगर रहते हैं या आप मान लीजिए पूना में रहते हैं, आप दिल्ली में रहते हैं या चेन्नई में रहते हैं, इवन नागपुर में अगर आप, जैसे मैं बात कर रहा हूँ, आप रहते हैं, तो ये एक्सटर्नल फैक्टर जो है जियोग्राफिकल लोकेशन बहुत मायना रखता है क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इन दैट पर्टिकुलर लोकेशन वुड मेक लॉट ऑफ डिफरेंस इन सिलेक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर कोर्स और अ पर्टिकुलर करियर. दूसरा एक्सटर्नल फैक्टर जो है वो आपके एरिया में सब्जेक्ट की अवेलेबिलिटी है. आपके एरिया में बोलने से अच्छा आपके यहाँ जो स्कूल्स और कॉलेजेस अवेलेबल है वहाँ पे वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स जो आप सोचते हैं कि आपके लिए सूटेबल रहेंगे वो सब्जेक्ट्स की अवेलेबिलिटी है या नहीं है. तीसरा एक और मेजर फैक्टर जिसको हम एक्सटर्नल बोल सकते हैं वो है आपके बोर्ड का सिलेक्शन. इसके बारे में हम थोड़ा सा इलैबोरेट करके बात करने वाले हैं क्योंकि दैट वुड बी वन ऑफ द मेजर सिलेक्टिंग फैक्टर्स और मेजर सिलेक्शन का डिसीजन वो रहने वाला है. चौथा जो फैक्टर मैं सोच रहा हूँ जो एक्सटर्नल फैक्टर है वो है मार्केट का डिमांड. कुछ साल पहले तक के, मतलब मान लीजिए आज से 15 से 20 साल 5 साल पहले तक के कंप्यूटर वालों का बहुत ज़्यादा डिमांड है. नॉट ओनली इन इंडिया बट अब्रॉड एवरीवेयर वी वर हैविंग लॉट ऑफ पीपल हु वेंट इनटू कंप्यूटर्स, जिसको हम Y2K कहते हैं या 2000 ईयर जो था उसके 2-4 साल पहले और 2-4 साल बाद में भयानक डिमांड था. एंड एवरीबडी वांटेड टू एंटर इनटू द डोमेन ऑफ कंप्यूटर साइंस या IT में. तो आज मार्केट का डिमांड क्या है उसके हिसाब से भी आपका करियर सिलेक्शन जो है वो एक फैक्टर मेजर रहेगा. एक्सपोजर टू कंपटीशन आल्सो वुड बी एन एक्सटर्नल फैक्टर. एक्सटर्नल टू कंपटीशन मतलब अभी 10th स्टैंडर्ड तक के, जैसे फर्स्ट से लेके तो 10th तक के बहुत सारे बच्चे हैं जो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड के लिए ऑलरेडी एक्सपोज हैं. फॉर एग्जाम्पल आप लोग ओलंपियाड दे चुके हो या देते हो, आप लोग कई अलग अलग डिफरेंट टाइप की कॉम्पिटिटिव एग्जाम में स्कूल में भी पार्टिसिपेट करते हो. तो कंपटीशन में जाने का आपको कितना एक्सपोजर है इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप वो पर्टिकुलर कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड के लिए सूटेबल आगे रहोगे या नहीं. जो लास्ट वाला फैक्टर है उसको मैं कहूँगा फाइनेंशियल स्टेटस. आपके पेरेंट्स हैं, आपका जो भी आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल है, मे बी फाइनेंशियल रिसोर्सेज, वो सूटेबल है कि नहीं पर्टिकुलर एरिया में जाने के लिए, ये बहुत मायना रखता है आई वुड से एज ऑन डेट.
And the last and the most important factor what I would like to share with you today as an external feature or external factor, जिसको मैं कहूँगा करंट सिचुएशन. जैसे एग्जाम्पल अभी जो कोविड-19 का सिचुएशन चल रहा है, उस सिचुएशन के चलते हुए बहुत सारे एरियाज में बहुत सारे बदलाव, जैसे हमने पिछली बार बात की थी, बहुत सारे एरियाज में बहुत सारे बदलाव होने वाले हैं और हो रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने न्यूज़ सुना होगा कि TCS ने डिक्लेयर किया है कि आने वाले मतलब कमिंग कपल ऑफ ईयर्स टाइम लगभग 2 से 2.5 लाख एम्प्लॉयज़ को TCS जो है वो वर्क फ्रॉम होम देने वाली है. मुझे ऐसा लगता है कि ये एक मेजर डिसीजन है जो कि सिचुएशन से एसोसिएटेड या रिलेटेड है. अगर उसी तरह से बहुत सारे बाकी प्लेयर्स भी इसको फॉलो करते हैं तो कंप्लीट मार्केट का सिचुएशन जो है वो चेंज हो जाएगा. और ऑब्वियसली ये सिचुएशन के हिसाब से, जैसे और एक एग्जांपल लेते हैं. अभी 11th और 12th के जो क्लासेस आपके हैं, चाहे वो स्कूल के हो चाहे वो कॉलेजेस के हो, ये 11th और 12th के क्लासेस जो है वो क्लासेस आपके शुरू ही नहीं होने वाले सितंबर तक के, है ना. अगर ये स्टार्ट नहीं होने वाले सितंबर तक के तो बिलीव मी बहुत सारी चीज़ें इम्पैक्ट करेगी आपके डिसीजन के ऊपर, बहुत सारी चीज़ें इम्पैक्ट करेगी. इसलिए ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है. ठीक है, हम कुछ इंटरनल फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं. जैसे एक्सटर्नल फैक्टर्स मैंने आपको 6-7 एक्सटर्नल फैक्टर्स बताए. इन एक्सटर्नल फैक्टर्स के अलावा करीब करीब 12 से 15 इंटरनल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं जो कि डिसीजन लेते हैं आप कौन सा करियर चॉइस करेंगे. इन एक्सटर्नल फैक्टर्स में सबसे पहला जो एक्सटर्नल फैक्टर है उसको मैं कहता हूँ आपकी पर्सनालिटी. 10th स्टैंडर्ड तक के, मतलब आपके 16 साल की एज ग्रुप तक के, आप अपने पर्सनालिटी को थोड़ा सा डेवलप करने की कोशिश करते हो. कोई पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लास लगाने की शायद ज़रूरत नहीं है. आप या किसी का यहाँ जाके भी असेसमेंट करने की आवश्यकता आपको नहीं है. मैं समझता हूँ कि आपने थोड़ा सा एनालिसिस करने की ज़रूरत है, पेरेंट्स ने भी और स्टूडेंट्स ने भी. एनालिसिस किस तरह से? तो पर्सनालिटी का एक टाइप है जिसको हम बोलेंगे इंट्रोवर्जन, एक्सट्रोवर्जन और एम्बीवर्जन, या इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और एम्बीवर्ट. ये 3 टाइप की जो पर्सनालिटी है, इनमें से आप कौन से पर्सनालिटी के ट्रेड शो करते हो, ये आपको थोड़ा सा देखने की कोशिश करना है. इंटरनल फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है. जब हमने बात की थी पिछले सेशन में तो हमने स्पेसिफिक प्रोफेशंस के बारे में बात की थी. शुरुआती मैंने वहां से की थी कि सिलेक्शन ऑफ प्रोफेशन वुड बी दी की टू सिलेक्शन ऑफ करियर. तो कौन से प्रोफेशन के लिए कौन से टाइप की पर्सनालिटी आपकी है, ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है. जैसे किसी को सेल्समैन बनना है, या किसी को साइंस में रिसर्च करना है, किसी को टीचर बनना है, किसी को एंटरप्रेन्योरशिप या बिजनेस में काम करना है, तो कौन सी पर्सनालिटी आपकी है इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा कि आप कितना सक्सेसफुल रहोगे. सी द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव एंड द अल्टीमेट गोल ऑफ एनी काइंड ऑफ टेस्टिंग, चाहे वो एप्टीट्यूड टेस्टिंग हो, चाहे वो करियर चॉइसेस हो, द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव एंड गोल इज टू परफॉर्म टू द बेस्ट ऑफ द एबिलिटीज व्हाट एवर यू हैव. बराबर ना. अब अगर ऐसा है तो आप अगर एक्सट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट का मतलब होता है ऐसे वो सारे लोग जो बाकी लोगों के साथ में मेल जोल रखना बहुत पसंद करते हैं, बाकी ग्रुप के साथ में या किसी भी ग्रुप के साथ में बहुत बेहतरीन और बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं. ऐसे वो सारे लोग जिन लोगों को किसी भी ग्रुप में जाके जेलिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, और ये लोग टीम के साथ में बहुत बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं. आउटस्पोकन भी बोल सकते हैं इनको. ऐसे वो लोग जो अपने आप को बेहतरीन तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसको भी हम एक्सट्रोवर्ट बोलेंगे या बोल सकते हैं. ये 2 एक्सट्रीम एंड्स हैं. एक्सट्रोवर्जन इज वन एंड एंड इंट्रोवर्जन इज द अदर एंड. अपने आप से काम करना या अपने ही काम में मशगूल होने वाले जो लोग हैं वो इंट्रोवर्ट कहलाएंगे. मेरे ख्याल से स्पेसिफिक प्रोफेशंस के लिए स्पेसिफिक पर्सनालिटी के ट्रेड जो है बहुत ज़रूरी है. सेल्समैनशिप के लिए, या बीइंग इनटू अ टीचिंग प्रोफेशन, या बीइंग इनटू अ मीडिया, या बीइंग इनटू लॉट ऑफ डिफरेंट प्रोफेशंस आते हैं जहाँ पे लोगों से बात करने की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पे एक्सट्रोवर्ट लोग ज़्यादा बेटर परफॉर्म करेंगे. ऐसे वो सारे लोग जो रिसर्च के साथ काम कर सकते हैं, या ऐसे वो सारे लोग जो लैब में काम कर सकते हैं, ऐसे वो सारे लोग जो स्पेसिफिक कोई एक काम के साथ में जुड़े होंगे, से फॉर एग्जांपल कंप्यूटर इंजीनियर्स है या सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं, ये वो सारे लोग हैं जो एक साथ एक जगह पे अकेले बैठ के कंप्यूटर के सामने बोलो या मशीन के सामने बोलो या मशीन के साथ में बोलो, अपना काम बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे. आपके बहुत सारे रिश्तेदार या फ्रेंड्स हो सकते हैं जो आईटी फील्ड से जुड़े हुए हैं. मैं समझता हूं कि थोड़ा सा इनके बिहेवियर को ऑब्जर्व करेंगे आप तो इंट्रोवर्जन का मतलब समझ पाएंगे.
इन दोनों के बीच के जो लोग होते हैं, मतलब ये दो एक्सट्रीम एंड के बीच के जो लोग होते हैं, उनको मैं नॉर्मली चालू बोलता हूँ। ये जो लोग होते हैं ये बड़े स्मार्ट लोग होते हैं, और ये सारे वो लोग होते हैं जो कभी जब चाहे तब एक्सट्रोवर्ट बनेंगे और जब चाहे तब इंट्रोवर्ट बनेंगे। मेरे ख्याल से ऐसे लोग जो है वो ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर पाएंगे दोनों एंड्स पे। लेकिन बाय एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ करियर चॉइस या सिलेक्शन ऑफ प्रोफेशनल चॉइस would depend on the personality type what you have, should depend on the personality type. दूसरा जो उसको हम इंटरनल फैक्टर्स में एक मेजर फैक्टर जिसको हम इंटेलिजेंस कहेंगे। इंटेलिजेंस का आसान भाषा में ट्रांसलेशन बुद्धिमत्ता होगा। इंटेलिजेंस मतलब मार्क्स नहीं है, जो कॉमनली हमारे व्यू के साथ में या हमारे पुराने लोगों ने जो कुछ भी सोच के रखा है कि भाई यह लड़का इंटेलिजेंट है या लड़की इंटेलिजेंट है, मतलब इसको अच्छे मार्क्स ही मिलेंगे। बिलीव मी, आपके इंटेलिजेंस का आपके मार्क्स के साथ में डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, और अगर है भी तो वो कंपैरेटिवली कम रिलेशनशिप है, क्योंकि ज़्यादा एफर्ट्स डालने वाले लोग जिनका लेवल ऑफ इंटेलिजेंस नॉर्मल है, ऐसे लोग भी बेहतरीन स्कोर या बेहतरीन मार्क्स ला सकते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि आपका लेवल ऑफ इंटेलिजेंस अगर कभी आपने चेक किया होगा और आपके उसके साथ मार्क्स अगर कंपेयर कर रहे होंगे आप, तो नहीं करना चाहिए उसको। इंटेलिजेंस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द अडॉप्टेबिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल, है ना। एंड तीसरा जो मेजर एरिया इंटरनल फैक्टर जिसको मैं बोलूँगा वो है टेम्परामेंट। जैसे किसी का क्रिएटिव टेम्परामेंट होता है, किसी का आउटडोर या एक्टिव टेम्परामेंट होता है, किसी का टेम्परामेंट सोशल रहेगा, किसी का पैसिव या सबमिसिव टेम्परामेंट रहेगा। एंड साइंटिफिक और रैशनल टेम्परामेंट ये भी एक टाइप का टेम्परामेंट होगा, जहाँ पे उस टेम्परामेंट के हिसाब से अगर आप प्रोफेशनल ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो करियर चॉइस बेटर कर पाएंगे। द फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर वुड बी लेवल ऑफ मोटिवेशन। किसी भी एक चीज को पाने के लिए अगर शिद्दत से आप काम करते हैं या पैशन के साथ काम करते हैं, तो ऑब्वियसली उस चीज को पाने के लिए सभी लोग, मतलब द एनवायरनमेंट बिकम्स फेवरेबल फॉर यू टू अचीव दैट ऑब्जेक्टिव और द टारगेट। मेरे ख्याल से मोटिवेशन हेल्प्स यू, इंटरनल मोटिवेशन आई एम टॉकिंग अबाउट, और नॉट एक्सटर्नल, वो गाजर वाली बात नहीं। इंटरनल मोटिवेशन आई एम टॉकिंग, इट ऑब्वियसली हेल्प्स यू टू अचीव समथिंग ऑन योर ओन। द फिफ्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट अगेन एरिया वुड बी कम्युनिकेशन स्किल्स। आपका ये इंटरनल फैक्टर जो है वो कम्युनिकेशन स्किल डजंट मीन ओनली स्पीकिंग इन इंग्लिश। कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब होता है अपनी बात को सामने वाले तक कैसे आप पहुंचाते हो, इसको हम कम्युनिकेशन स्किल्स बोलेंगे। चाहे कोई भी लैंग्वेज का यूज करो, जैसे मैं हिंदी में आपके साथ अच्छे से बात कर पा रहा हूँ, आई एम इक्वली स्पीकिंग वेल आय शुड से इन इंग्लिश ॲज वेल, आणि मी तेवढ्याच चांगल्या प्रकारे मराठी पण तुमच्याशी बोलू शकतो, हे तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे। सो कम्युनिकेशन स्किल्स ऑब्वियसली मेक्स अ डिफरेंस इन व्हाट टाइप ऑफ प्रोफेशन यू एंटर इनटू। इसके बाद में एक और फैक्टर है जो कि अगेन ये छठा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जिसको मैं बोलूँगा मेमोरी। बहुत सारे लोगों की बहुत सारे टाइप की मेमोरीज होती है, और जिसकी मेमोरी स्ट्रांग है ऑब्वियसली वो व्यक्ति जो है वो लोगों के साथ में और ज़्यादा रैशनली काम कर पाएगा, क्योंकि वो लंबे समय तक उसको सोच सकता है, याद करके रख सकता है। ये 6 फैक्टर्स फिलहाल राइट नाउ, दीज 6 फैक्टर्स आई थिंक आर एसेंशियल टू आइडेंटिफाई व्हाट काइंड ऑफ करियर और व्हाट काइंड ऑफ प्रोफेशन यू शुड एंटर इनटू। तो हमने 2 फैक्टर्स की बात की, एक एक्सटर्नल फैक्टर्स है, एक इंटरनल फैक्टर्स है, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके अभी जो डिसीजन लेना है, से अल्टीमेटली क्या हो रहा है। बहुत सारे लोगों के मुझे फ़ोन आए पिछले 5 दिन में, बहुत सारे लोगों से मैसेज पे बात हुई, और मैक्सिमम लोगों ने मुझसे यही पूछा कि मेरा बेटा अभी 10th में, या मैं सर 10th में हूँ, अब मैंने आगे क्या करना चाहिए, है ना। तो मेरे ख्याल से ये 3 डिसीजन के ऊपर आज हम बात करेंगे। 3 डिसीजन कौन से? डिसीजन नंबर 1, सिलेक्शन ऑफ बोर्ड। 10th स्टैंडर्ड के बाद मैंने कौन सा बोर्ड सेलेक्ट करना चाहिए, ये एक मेजर डिसीजन आपको लेना है, राइट। ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू हेल्प यू आउट इन दिस। नंबर दूसरा जो डिसीजन है वो सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट है, कौन सा सब्जेक्ट मैंने सेलेक्ट करना चाहिए, मतलब पीसीएम लेना है, पीसीबी लेना है कि पीसीएमबी लेना है, कॉमर्स में जाना है कि आर्ट्स में जाना है, कि ऑब्वियसली डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक करना है, कि वोकेशनल कोई सब्जेक्ट लेके मैंने काम करना है, या ये सब ना करते हुए मैंने कोई टेक्नीशियन का कोर्स करना चाहिए। सो ऑब्वियसली ये भी एक मेजर डिसीजन, सेकेंड डिसीजन आपका रहेगा जो कि आपको लेना है। ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें जो है वो आपके रिजल्ट के बाद ही होने वाली है, लेकिन ये पूर्व तैयारी अभी से अगर करके रखते हैं तो आई थिंक इट विल बी हेल्पफुल टू यू आफ्टर योर रिजल्ट, बिकॉज एडमिशन प्रोसेस बाद में शुरू होगी। And the third and the most important point which most of the parents are today concerned
कि कौन सा कोचिंग क्लास लगा। मतलब मेरे लिए ये सरप्राइजिंग भी हो सकता है, रादर आई शुड से, कि कोचिंग क्लास कौन सा लगाना ये भी एक डिसीजन है जो कि लोग लेने के लिए बात करते, पूछते, काउंसलिंग के लिए आते कि हमने कौन सा क्लास लगाना चाहिए। ठीक है, फाइन, दैट इज आई थिंक वी शुड एज अ काउंसलर वी शुड ऑब्वियसली हेल्प यू इन दैट। ये 3 डिसीजन के लिए हम आज आपकी थोड़ी सी हेल्प करने वाले हैं, क्योंकि सब्जेक्ट के चॉइस के लिए वी आर ऑब्वियसली गोइंग टू टॉक लिटिल मोर इन डेप्थ। ये आज का जो सेशन है, दिस सेशन प्योरली विल बी बेस्ड ऑन few important points what I think are important today as on date. अगले सेशन में जब हम बात करेंगे तो ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू टॉक लिटिल इन डेप्थ। लेकिन पिछले बार जैसे हमने बात की थी कि आप चॉइस कैसे करते हो, एक 10th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट या 10th स्टैंडर्ड का बच्चा कैसे डिसीजन लेता है, कैसे चॉइस करता है, इसके बारे में हमने थोड़ी सी बात की थी। थोड़ा इलेबोरेटिवली बात करते हैं। कॉमनली पाया गया है कि जो 10th स्टैंडर्ड में आपको मार्क्स मिलते हैं, इन मार्क्स के भरोसे लोग निर्णय लेते हैं। दिस इज द कॉमन ऑब्जर्वेशन सिंस इयर्स टुगेदर आई एम ऑब्जर्विंग दिस। कैसे डिसीजन लेते हैं? जिन स्टूडेंट्स को 80 से 100% के बीच में 10th स्टैंडर्ड में मार्क्स मिलते हैं, ये सारे बच्चे जो है वो होशियार इस कैटेगरी में आएंगे। मतलब लोगों के हिसाब से ये होशियार इस कैटेगरी में आएंगे। 80% से 100% के बीच में मार्क्स मिले, मतलब 95% स्कोर मिला, 90% स्कोर मिला, तो बच्चा समझदार, होशियार दोनों है, इंटेलिजेंट है, ऐसा लोगों का मानना है। आई एम नॉट सेइंग दिस, दिस इज अ कॉमन परसेप्शन। उसे थोड़े से जो कम होते हैं ना, मतलब 60 और 80 के बीच में जितने लोग होते हैं, कॉमन परसेप्शन बोल रहा हूँ, इन लोगों ने पहले तो ये 80 से 100 के बीच में जो लोग हैं, जो होशियार या इंटेलिजेंट है, इन लगभग सभी लोगों ने साइंस देना चाहिए, कॉमन परसेप्शन है। 60 to 80 जो बच्चे 10th स्टैंडर्ड में जिनके मार्क्स आते हैं, उन बच्चों ने कॉमर्स देना चाहिए। भाई साइंस अपने से जमने वाला नहीं है, 80% के नीचे स्कोर है, ऐसे मे बी 65 है, 75 है, समवेयर इन बिटवीन दैट, तो मुझे कॉमर्स देना चाहिए, ये कॉमन परसेप्शन है। और 60% के नीचे में जितने लोग हैं, ब्रैकेट में गधे हैं, सो कॉल्ड, मार्क्स कम मिले तो ऑब्वियसली लोगों को लगता है कि ये बच्चा इंटेलिजेंट नहीं है तो गधा है ना। तो ऐसे सारे बच्चों ने ह्यूमैनिटीज लेना चाहिए, या ह्यूमैनिटीज ये वर्ड अभी पॉपुलर हो गया है, इसको हम बोलते हैं आर्ट्स लेना चाहिए, है ना। दिस इज व्हाट कॉमनली पीपल से। मैं समझता हूं कि इस ट्रेंड को कई 4-5 वर्षों में इस ट्रेंड को हमारे सीबीएसई के बच्चों ने तोड़ दिया है। ऑब्वियसली स्टेट वाले बच्चे भी अभी इस ट्रेंड के लिए कंटिन्यूअसली इस ट्रेंड को आगे फॉलो कर रहे हैं। सिटी ऑफ नागपुर, यू विल नॉट बिलीव, 95% के आसपास सीबीएसई बोर्ड की ह्यूमैनिटीज के और कॉमर्स के एडमिशंस क्लोज होते हैं। समवेयर इन बिटवीन 85 to 95 इस रेंज में एडमिशंस क्लोज होते हैं ह्यूमैनिटीज के और कॉमर्स में। ऑब्वियसली साइंस के भी बच्चे उसको ऑप्ट करते हैं, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन जैसे पूना में आप जाएंगे, फर्ग्यूसन कॉलेज में जाएंगे, आई होप यू नो फर्ग्यूसन कॉलेज, फर्ग्यूसन कॉलेज में जाएंगे, ह्यूमैनिटीज में या आर्ट्स में 11th-12th स्टेट बोर्ड के आर्ट्स में क्या एडमिशन क्लोज होती है? 85% एंड अबाउ एडमिशन क्लोज होती है। दिल्ली जाएंगे श्रीराम कॉलेज में 90% एंड अबाउ, 95% एंड अबाउ एडमिशन क्लोज होती है, बिकॉज these students have some set in target and objective and they want to enter into that profession only, maybe with that college only, so they are entering into। ऐसा नहीं है कि 80 के ऊपर में मार्क्स मिल गए तो मेरे को साइंस जमने ही वाला है। This is the common mistake what I talked last time also, that difference between the 10th standard board marks and the 12th standard board marks, inappropriate selection of subjects अगर होगा तो आपके 12th के परसेंटेज कम हो जाएंगे। दूसरा हमने बात की थी कि मार्क्स के अलावा आपके पीयर्स, आपके फ्रेंड्स, आपके पेरेंट्स, आपके रिलेटिव्स, ये सारे लोग आपको किसी न किसी प्रकार से सजेशन देते हैं, है ना। आप किसी दाढ़ी वाले बाबा के पास, मतलब जो आपका रिलेटिव है उसके पास जाते हैं, मामा जी, चाचा जी, काका जी, फूफा, जीजा, ताया, कि भाई मैंने क्या करना चाहिए, आप बताइए, मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप बताइए क्या करना चाहिए। वो उनके परसेप्शन के हिसाब से कुछ सेटिंग करके विचार करके उनके परसेप्शन के हिसाब से वो आपको कुछ आइडिया देता है और बोलता है कि भाई आप लॉ कर लो, आप एक काम करो, लॉ के आंगन में क्यों पढ़ते हो, बहुत डिफिकल्ट होने वाला आपके लिए, तो आप एक काम करो, आप साइंस ले लो, मतलब 11th-12th में साइंस ले लो। दिस इज व्हाट नॉर्मली सेज, कॉमन परसेप्शन अगेन। उसके अलावा अभी जो ट्रेंड मुझे दिखाई दे रहा है पिछले 5-7 साल में, वो ट्रेंड कहता है कि मुझे कुछ तो भी अलग करना है। वो स्टूडेंट जो 10th स्टैंडर्ड वाला है, वो स्टूडेंट कुछ अलग ही दिमाग में लेके चलता है कि मुझे वो सेट पैटर्न में या सेट फॉर्मेट में इंजीनियरिंग नहीं करना है, मतलब साइंस नहीं लेना है।
आई वॉन्ट टू डू समथिंग डिफरेंट, कुछ अलग करना है। उससे जब मैं पूछता हूँ कि भाई बच्चा आप बताइए आप क्या अलग करना चाहते हो, तो ही इज नॉट वेरी श्योर, ही इज नॉट क्लियर, लेकिन ही डोंट वांट टू एंटर इनटू दैट टिपिकल रट ऑफ मे बी मेडिकल साइंसेस और टिपिकल रट ऑफ एंटरिंग इनटू द इंजीनियरिंग डोमेन। और शायद इसीलिए हम देखते हैं कि 30% इंजीनियरिंग की सीट्स महाराष्ट्र में आपको खाली दिखाई देगी स्पेसिफिक ब्रांचेस की। चौथा जो एरिया, वो एरिया जो है वो इमोशंस होते हैं, जो इमोशंस सुपरसीड करते हैं आपके रैशनैलिटी के ऊपर। इमोशंस कैसे सुपरसीड करते हैं कि मुझे मेरे पेरेंट्स के साथ नहीं रहना है, अभी 10th हो गया ना मेरा, 10th के बाद में मुझे मेरे पेरेंट्स के साथ नहीं रहना है, आई वॉन्ट टू बी फ्री, आई वॉन्ट टू हैव इंडिपेंडेंस, तो मुझे घर से कहीं बाहर जाना है। तो घर से कहीं बाहर जाना मतलब कहाँ जाना, तो बच्चे क्या कर रहे हैं, कोचिंग के लिए कहीं तो भी बाहर जाना है। कहीं तो भी मतलब अकोला नहीं जाएंगे, हैदराबाद, कहीं तो भी मतलब ये आसपास में कहीं नहीं जाएंगे, कहीं तो भी मतलब डायरेक्ट कोटा। बिलीव मी, आप जितना अपने पेरेंट्स से इस पर्टिकुलर एज ग्रुप में दूर जाते हैं, आपका लेवल ऑफ इमोशनल टर्मोइल ज़्यादा होता है इस समय। ये जो एज ग्रुप आपका है 15-16 साल से लेके तो करीब करीब 20 साल तक का एज ग्रुप जो है, यहाँ पे आप भी देखेंगे सरकार लाइसेंस आपको कौन से एज में देती है, 18 साल की एज के बाद में आपको लाइसेंस देती है। वोटिंग के राइट्स आपको 21 साल के बाद मिलते हैं। उसके कुछ स्पेसिफिक रीजन हो सकते हैं ना, लोगों ने ये समझा है, लोगों ने ये पाया है कि इस पर्टिकुलर एज ग्रुप में आपका इमोशनल टर्मोइल ज़्यादा होता है, यू आर नॉट इमोशनली दैट स्टेबल एंड यू आर नॉट एबल टू मैनेज योर इमोशंस, आप डिसीजंस इमोशनल लेते हैं। और इसीलिए हम भी नॉर्मली ये कहते हैं कि इमोशंस के साथ में डिसीजन न लिया जाए। मैं तो कॉमनली ये सजेस्ट करता हूँ कि 11th-12th आप अपने पेरेंट्स के साथ रह के जो आपके पास में रिसोर्सेज अवेलेबल है, रिसोर्सेज का मतलब आपके स्कूल कॉलेज भी होते हैं, रिसोर्सेज का मतलब आपके जो हेल्प करने वाले टीचर्स या ट्यूटर्स हैं या कोचिंग सेंटर वाले जो लोग हैं वो भी हो सकते हैं। तो आपके रिसोर्सेज पेरेंट्स के आसपास के जितने भी हैं उनके साथ में रह के जितनी ज़्यादा बेटर आप परफॉर्म कर पाएंगे उतना दूर शायद नहीं। Obviously, people would disagree with me because, as they say, nothing is right and wrong in this world, nothing is good or bad, it is how you perceive it. तो आपका परसेप्शन कैसा है वो अल्टीमेटली आपका डिसीजन रहेगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट 5वां जो एरिया है, उसने किसी ने किया करके मैं कर रहा हूँ, उसने किसी ने किया करके मैं कर रहा हूँ। सो हमारे यहाँ पे जैसा मैंने लास्ट टाइम बात की थी कि टिपिकल भेड़ चाल है, लोग एक दूसरे की पूंछ पकड़ के चलते हैं। वो मैं वाला एडवर्टीजमेंट आपने देखा होगा, बकरी मेमने वाला, तो एक दूसरे की पूंछ पकड़ के चलते हैं, किसी ने कुछ किया तो वो भी मुझे करना है ना। दिस इज द कॉमनली बीइंग फॉलोड, कॉमनली बीइंग डन। अब मुझे क्या करना है, दिस इज द क्वेश्चन विच मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर आस्किंग मी टुडे कि सर ये सारी बातें तो चलो ठीक है हमको समझ में आ गई या थोड़ी थोड़ी समझ में आई, अभी और जानेंगे बाद में, अभी आज क्या करना है ये मुझे बताओ। अभी तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी इंतजार करो, किसका रिजल्ट का। एग्जाम तो आपने दे दिया, अभी रिजल्ट का इंतजार करो। जो भी परसेंटेज या जो भी मार्क्स आएंगे उसको एक्सेप्ट करो, बहुत इंपॉर्टेंट। 90 आए एक्सेप्ट करो, 65 आए एक्सेप्ट करो, क्योंकि पेपर देना आपके हाथ में था, मार्क्स आपके हाथ में कभी जिंदगी में रहने वाले शायद नहीं है। तो जैसे वो मार्क्स मिलेंगे वैसे उसको एक्सेप्ट करो। और एडमिशन कहाँ लेनी है इसकी पूर्व तैयारी अभी करना शुरू कर दो। कैसे करेंगे एडमिशन कहाँ लेनी है, जैसे एग्जाम्पल देता हूँ, अभी परसों के न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ पढ़ी कि महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने करीब 15,76,926 स्टूडेंट्स का कल चाचणी, चला दे कॉल इट चाचणी, इंट्रेंस टेस्ट, दैट इज व्हाट दे से। तो ये 15,76,926 स्टूडेंट्स का महाराष्ट्र बोर्ड ने कल चाचणी या इंट्रेंस टेस्ट किया, ठीक है। अब ये जो इंट्रेंस टेस्ट है, इस इंट्रेंस टेस्ट से सिर्फ इंटरेस्ट पता चला है, एबिलिटी नहीं पता चली पूरी तरह से। ये इंट्रेंस टेस्ट का एक कागज आपको मिला है। मैं किसी को कंडेम नहीं करना चाहता हूं, मैं किसी को ब्लेम नहीं करना चाहता हूं, मैं सिर्फ आपको रियलिटी बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये टेस्ट किया बहुत अच्छी बात है, इतने लाखों लोगों का टेस्ट किया बेहतरीन, लेकिन इसके आगे भी एक स्टेप होती है। सिर्फ टेस्टिंग करने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ एक कागज देने से काम नहीं चलेगा। आप लोगों ने अगर वो रिपोर्ट नहीं देखी है तो एक वेबसाइट दे रहा हूं मैं आपको, www.mahacarier.in। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, mahacarier.in। जो महाराष्ट्र में रहते हैं उनके लिए ये बहुत बेहतरीन चीज़ है देखने के लिए।
आप अपना रोल नंबर डाल के मित्र करियर मित्र .in पे जाके आप अपना इंटरेस्ट एरिया आपका कौन सा है उसको देख सकते हैं। तो एक काम तो आपने कर लिया कि आपने 120 क्वेश्चन का एक टेस्ट कॉलेज में या स्कूल में सॉल्व करके देखा, क्लिक करके, कंप्यूटराइज टेस्टिंग था वो, और उसमें से आपने एक एनालिसिस करने की कोशिश की, लेकिन आगे का स्टेप नहीं किया। मेरे ख्याल से जब भी हम अगली बार फिजिकली मिलेंगे, मे बी 18-19 मई के बाद में, जब लॉकडाउन खुलेगा और हम एक दूसरे के साथ में बात कर पाएंगे, हो सकता है कि आप फेसबुक पे या व्हाट्सएप के ऊपर मुझे फ़ोन करके भी आप डायरेक्टली मुझसे बात कभी भी कर सकते हो। तो ये जो इंटरेस्ट टेस्ट है, इसके बाद में एक और स्टेप होता है जो कि हम नहीं कर रहे फिलहाल, वो है काउंसलिंग। आपको एक पेपर मिला, इस पेपर में 3 एरियाज मेजर और बाकी के 8 एरियाज माइनर, जिनमें अलग अलग एरियाज में स्टूडेंट्स का कौन सा इंटरेस्ट है, वो इंटरेस्ट के बारे में आपको गवर्नमेंट या बोर्ड बता रहा है, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड बता रहा है, ठीक है। अब इसमें से मेजर जो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है वो ऐसा कि 19.3% ऑफ द स्टूडेंट्स आउट ऑफ दीज 15,76,000, 19.3% ऑफ द स्टूडेंट्स वांट टू एंटर इनटू सर्विसेज विद यूनिफॉर्म। समझ रहे मतलब सर्विस विद यूनिफॉर्म का मतलब सारे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज या सारे जो भी गणवेशधारी जो जॉब्स है, उसके लिए ये 20% या 19.3% बच्चे जो है वो उत्सुक है जाने के लिए। पिछले साल भी यही ट्रेंड था, इस साल भी यही ट्रेंड है। इसमें पुलिस डिपार्टमेंट आ गया, इसमें आर्मी आ गई, नेवी आ गई, जितने भी आपके आर्म फोर्सेज है, आर्म फोर्सेज आ गए, पैरामिलिट्री फोर्सेज आ गए, बहुत सारी चीजें इसमें आ गई। गणवेशधारी जिसको हम जॉब्स कहेंगे, इसके लिए लोग उत्सुक है। आप किस एरिया में जाना चाहते हो वो आपको कागज जब मिलेगा तो वो कागज के ऊपर में आप एक बार आराम से, कागज में आपको एक बार आराम से आप देख लीजिएगा, उसमें आपका इंटरेस्ट बताया जाएगा और कौन से एरिया में जाने को आप उत्सुक है। आई एम नॉट सेइंग द एबिलिटी व्हाट यू हैव, आई एम सेइंग आपका कलर कहां पे है, इसके ऊपर से आपको एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा। उस पेपर के ऊपर सामने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन रहेगा, आपका नाम रहेगा, स्कूल का नाम रहेगा, ब्ला ब्ला सब रहेगा। पेपर के पीछे में मल्टीपल ऑप्शंस दिए रहेंगे, साइंस स्ट्रीम के लिए, कॉमर्स स्ट्रीम के लिए और आर्ट स्ट्रीम के लिए। गवर्नमेंट ने आपको ये दिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इधर उधर आपको बहुत ज्यादा भागने की जरूरत नहीं। एक एरिया का एनालिसिस तो आप कर चुके कि आपका इंटरेस्ट एरिया कौन सा है, इसका एनालिसिस आपको वो पेपर दे देगा। वेबसाइट याद रहेगी। अगेन आई एम रिपीटिंग, ये जितने भी आपको कागज मिलेंगे, इस कागज के साथ में कोई एक काउंसलर ने आपको काउंसलिंग करना चाहिए, आपसे बात करनी चाहिए कि वाकई में पिछले बार अगर आपको याद है कि बच्चे का इंटरेस्ट कुछ और है और कागज कुछ और बता रहा है, दिस इज व्हाट वी वर टॉकिंग लास्ट टाइम, अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम। तो काउंसलिंग की आवश्यकता आपको 100% रहेगी, इवन इफ यू हैव दैट पेपर। मुझे ऐसा लगता है कि ये 5 चीजें जो मैं अभी आपको बता रहा हूं, ये 5 चीजें इमीडिएटली आपने करनी चाहिए। इन 5 चीजों में सबसे पहला इंटरेस्ट टेस्ट आपने कर लिया है, अब आपको अपना एप्टीट्यूड टेस्ट या आपको अपना एबिलिटी प्रोफाइलिंग करना है। अब ये एबिलिटी प्रोफाइलिंग जो है, ये एबिलिटी प्रोफाइलिंग हम लोग भी करते हैं। एबिलिटी प्रोफाइलिंग बहुत सारे काउंसलर्स आपके शहर में करते हैं। आप जस्ट गूगल डालिए, वेबसाइट पे जाइए, लोगों के साथ में बात कीजिए एंड यू डू योर एप्टीट्यूड टेस्ट। हमने एप्टीट्यूड और स्किल्स, इन दोनों का डिफरेंस पिछले सेशन में देखा था। आपकी एबिलिटी अगर आपको समझ में आती है तो आपका परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर करने के लिए आप उसके ऊपर काम करने की शुरुआत करेंगे। सक्सेस को हम नॉर्मली डिफाइन कैसे करते हैं? सक्सेस इज इक्वल टू एबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय एफर्ट्स प्लस टाइम। मेरे ख्याल से एबिलिटी आपको समझ में आ गई, जिसको हम अभिक्षमता बोलते हैं या जिसको हम स्पेसिफिक काम करने की आपकी कैपेसिटी बोलते हैं, दैट इज व्हाट इज टर्म्ड एज एबिलिटी। तो एबिलिटी के ऊपर काम करने की शुरुआत करेंगे। याद आया कि 3 इडियट आपको, आई होप यू रिमेंबर दैट, क्या बोलता है? कामयाबी के पीछे मत भागो, काबिलियत के ऊपर काम करो। तो एबिलिटी इज नथिंग बट दैट कैपेसिटी टू वर्क अपॉन। सो अपना खुद का एप्टीट्यूड टेस्ट कराइए, नंबर 1। सिर्फ टेस्टिंग मत कीजिए, टेस्टिंग के साथ में आप काउंसलिंग भी कीजिए। इलैबोरेटिव डिटेल्ड में काउंसलिंग लोग करते हैं, हम भी करते हैं, सभी करते हैं, जो काउंसलर्स है, प्रोफेशनल्स है, वो करते हैं। और उसके साथ साथ में आपको वो कंफर्म कुछ प्रोफेशंस और कुछ करियर ऑप्शन सिलेक्ट करके देंगे। पहला स्टेप। स्टेप नंबर 2, जो वो काउंसलर
वो आपको सिलेक्ट करके देता है। अभी जब तक कि आपको एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होने में टाइम है, तब तक कि उसका काउंसलर ने आपसे बात की और बोला कि यू आर फिट टू एंटर इनटू अ टेक्निकल लाइन, राइट? 10 फिट टू एंटर इनटू। नाउ टेक्निकल लाइन मतलब आईआईटी नहीं है, टेक्निकल लाइन का मतलब जेडबलई नहीं, मतलब ऐसे वो लाइन या ऐसा वो प्रोफेशन जहां पे टेक्नोलॉजी का, जहां पे मशीन्स का, जहां पे डिसीजन मेकिंग का बहुत सारा कॉम्बिनेशन करके आप काम करते हो, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज टेक्निकल लाइन। तो टेक्निकल लाइन के लिए क्या करना चाहिए, वो काउंसलर आपको सजेस्ट करेगा कि आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स चॉइस करना है, या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी चॉइस करना है, या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बायोलॉजी चारों सब्जेक्ट लेके काम करना है। तो जब ये चॉइसेस वो बताते हैं तो उन 11th-12th का सिलेबस आपने फिर से एक बार देखना है, एंड सीरियसली वो आपको जमने वाला है कि नहीं ये देखने की आप कोशिश करेंगे। नंबर सेकेंड। नंबर थर्ड, 11th और 12th स्टैंडर्ड आपके शहर में या जिस गांव में आप रहते हैं, आई एम स्टेशन इन नागपुर, तो मेरे पास में नागपुर के आसपास के, मतलब अकोला से लेके जितने भी आसपास के 7-8 जिले हैं, ये सारे जिले से लोग आते हैं। जैसे गोंदिया से हो गया, भंडारा से हो गया, चंद्रपुर से हो गया, लोग मेरे पास में आते हैं, फोन करके बात करते हैं, काउंसलिंग के लिए आते हैं, एंड दे टॉक अबाउट कमिंग इनटू ईदर नागपुर और गोइंग टू पुणे और समवेयर एल्स। फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं, सिचुएशन टुडे सेज दैट द मोर क्लोजर यू आर विथ योर पेरेंट्स, द मोर क्लोजर यू आर इन योर सिटी, आई थिंक विथ दिस कोविड-19 सिचुएशन दैट विल बी मच मोर बेटर फॉर यू। क्योंकि पॉइंट नंबर 4 ये कहता है कि प्रेजेंट जो सिचुएशन है उसमें मैक्सिमम स्कूल्स, कॉलेजेस और जितने भी कोचिंग सेंटर्स है जो आपको स्पेशलाइज ट्रेनिंग शायद देंगे स्पेसिफिक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले सभी लोग लगभग अभी एज ऑन डेट, जैसे हम लाइव जा रहे हैं, जैसे हम आपसे डिजिटल फॉर्म में बात कर रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन है, तो लॉकडाउन के बाद भी जहां 80-80, 100-100 बच्चे एक साथ एक क्लास में बैठ के पढ़ते थे, किसी स्कूल में बोलो या कॉलेज में बोलो या ट्यूशन क्लास में बोलो, वहां पे वो नहीं होगा। अगर वो नहीं होगा तो क्या होगा, डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से सारे क्लासेस चलेंगे, चाहे वो स्कूल के हो, कॉलेज के हो या ट्यूशन के हो। बी श्योर अबाउट इट दैट दिस इज गोइंग टू हैपन एंड दिस इज व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ। मेरी बच्ची अभी शाम को 6 से लेके तो 8:30 बजे तक के उसका क्लास चल रहा है, किसी एक स्पेसिफिक वो एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही है, वो 12th स्टैंडर्ड में है, तो शी इज इनटू हर क्लास, लाइव उसका डेमो चल रहा है, लाइव सेशन चल रहा है, लाइव पीपीटी चल रहा है, एवरीथिंग इज लाइव। सो ये जो फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट 2 साल तक के चलेगा, ऐसा हम मान के चलते हैं। अगर ऐसा है तो आर यू रेडी फॉर दैट? आर यू डिजिटली साउंड? अब कुछ लोगों का मानना है, कुछ लोगों की समस्या है कि हमारे यहाँ पे नेटवर्क नहीं है, हम तो बहुत दूर दराज के गांव में रहते हैं, हमारे यहाँ पे कनेक्टिविटी बहुत अच्छी नहीं होती है, वेब की कनेक्टिविटी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है वो इतना मेजर इशू नहीं होना चाहिए, क्योंकि जहां जहां आपके मोबाइल जाते हैं, जहां जहां मोबाइल का नेटवर्क है, मे बी एक्सेप्टिंग सम रिमोट प्लेस इन गढ़चिरौली और नियर बाय आंध्र प्रदेश, मे बी लगभग सभी जगह पे जहां मोबाइल का नेटवर्क है वहां इंटरनेट की कनेक्टिविटी आने वाली है। ये चौथी चीज, और 5वीं और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बोल रहा हूं आपने करनी चाहिए अभी, वो ये कि जितने परसेंटेज आपको 10th स्टैंडर्ड में मिलेंगे उसको एक्सेप्ट कर लिया आपने, लेकिन जितने भी परसेंटेज मिलेंगे 12th स्टैंडर्ड में सब्जेक्ट का चॉइस ऐसा ही करना है जहां पे आपको 10% का राइज 10th स्टैंडर्ड के मुकाबले मिले, समवेयर इन बिटवीन 5% to 10% का राइज आपको 10th स्टैंडर्ड के मुकाबले 12th में मिलना चाहिए। बोर्ड एग्जाम आई एम टॉकिंग, आई एम 100% टॉकिंग अबाउट बोर्ड एग्जाम, बिकॉज इफ यू स्पीक टू सर्टन टीचर्स ऑफ सर्टन कोचिंग क्लासेस यू विल ऑब्जर्व, वो बोलते हैं आपको, क्योंकि जेडबलई के एग्जाम की प्रिपरेशन अगर आप करते हो तो ऑब्वियसली वहां पे 40% बोर्ड के मार्क्स थे लास्ट ईयर तक के, इस साल भी वही है पैटर्न। नीट की प्रिपरेशन अगर आप करते हो तो भी आपको बायोलॉजी पढ़ना ही पड़ेगा, आपको फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना ही पड़ेगा, तो ऑब्वियसली वो बोर्ड में आपका परफॉर्मेंस जितना बेटर रहेगा उतना आपको आगे काम आने वाला है वो। एंड ऑब्वियसली ह्यूमैनिटीज के साथ में या कॉमर्स के साथ में आप जाते हैं तो ऑब्वियसली 10th का मार्क्स और 12th का मार्क्स, सी I have been associated with so many number of engineering colleges as well.
इंजीनियरिंग के डोमेन में या कहीं पे भी जॉब प्रोफाइल जब देखा जाता है 60-60-60 और या फिर उसको ऊपर चलता हुआ ग्राफ जो है वो हम देखते हैं एज HR इंडिविजुअल्स कि भाई 10th में 80% स्कोर था, 12th में 60 क्यों हो गया, क्वेश्चन मार्क लगता है। तो जो आपका 10th का स्कोर है वो और जो आपका 12th का स्कोर है वो उसमें 10% का लगभग 10% का राइज होना चाहिए। ये ऑब्जेक्टिव के साथ, ये गोल के साथ में आपने सब्जेक्ट चॉइस भी करना है और ऑब्वियसली उसी तरह से आपने एफर्ट्स भी डालने हैं। रही बात कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो वो हम अभी करने वाले हैं। जैसे हम आपके 10th स्टैंडर्ड के बाद के चॉइसेस को 5, नाउ आई एम कमिंग टू दी सब्जेक्ट वाला पार्ट। अभी हमने जो बात की थी वो बात हमने की थी, मैं फिर से एक बार आपसे शेयर करता हूं। है ना, बहुत सारे बच्चे हैं जिनका 10th स्टैंडर्ड में CBSE बोर्ड है, वो सारे स्टूडेंट्स ने मेरे हिसाब से राइट नाउ सारे स्टूडेंट्स ने CBSE बोर्ड ही प्रिफर। नंबर 1, स्टेट बोर्ड के और CBSE बोर्ड के सिलेबस में बहुत बड़ा डिफरेंस, टेक्स्ट बुक में डिफरेंस है। स्टेट बोर्ड का सिलेबस, अभी कुछ टीचर से मैं बात कर रहा था 3-4 दिन पहले, तो ही वाज टेलिंग मी कि बुक्स का जो वॉल्यूम है, फिजिक्स के बुक्स का जो वॉल्यूम है वो CBSE के बुक्स का कंपैरेटिवली कम है। आई एम टॉकिंग अबाउट बोर्ड, talking about JEE, neither I am talking about the other different type of exams। तो ऑब्वियसली अब आप देखेंगे कि अगर CBSE वाले बच्चे CBSE को ऑप्ट करते हैं तो दो चीजें होगी। अभी ये कैसे करना ये हम समझ लेते हैं। स्टेट बोर्ड में कॉमनली कौन से स्कूल और कौन से कॉलेजेस में आप एडमिशन लेंगे, ठीक? स्टेट बोर्ड में अगर 11th 12th में एडमिशन लेना है तो मुझे ऐसा लगता है स्टेट बोर्ड में अगर आपको एडमिशन लेनी है तो घर के पास में कॉलेज में आपने एडमिशन लेनी है। क्यों जाना है आपको स्कूल कॉलेज में, तो रहेगा बहुत दूर के किसी कॉलेज से शेयर कॉमनली क्या कौन सा की जरूरत नहीं पड़े। शॉकिंग, सरप्राइजिंग एंड शॉकिंग, बट स्टेट ऑफ अफेयर्स टुडे। कौन सा कॉलेज अच्छा है होगा, नागपुर शहर के टॉप जो स्टूडेंट्स एडमिशन क्लोज होती है, कौन से कॉलेजेस है जहां जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, जहां स्टूडेंट्स कहीं और जाते हैं पढ़ने के लिए, कॉलेज तो नाम मात्र जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है जितने भी CBSE के बच्चे हैं उनको बहुत रेगुलर पढ़ने की, धीरे धीरे पढ़ने की, कंफर्टेबल जोन में रह के पढ़ने की आदत है। इन बच्चों ने 11th 12th भी CBSE से किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसा मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, नागपुर सिटी में नहीं, आसपास में लॉट ऑफ गुड CBSE स्कूल्स आते हैं जो 11th 12th में ये तीनों ऑप्शंस आपको देते हैं। कौन कौन से तीनों ऑप्शन? साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। ऑब्वियसली ये तीनों ऑप्शंस आपको देते हैं। तो करियर सिलेक्ट करने के पहले कौन से स्कूल का सिलेक्शन करना है, CBSE बोर्ड के स्टेट बोर्ड। अगर आप खुद से पढ़ सकते हैं, ये मैं विशेष रूप से स्टूडेंट से बात कर रहा हूं, अगर आप खुद से पढ़ सकते हैं, खुद से उठते हैं, तो आपने स्टेट बोर्ड लेना चाहिए। मतलब ये you will have lot of time in 11th standard particularly, जो कि अगर आपने इन्वेस्ट नहीं किया आपके एकेडमिक्स रिफ्लेक्ट बैड इन एफर्ट, लग्जरी टाइम है, आता भी नहीं है तो नहीं करना चाहिए। कर सकते लिटिल मोर स्टडी। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन CBSE बोर्ड के बच्चे हैं जिनको बहुत ज़्यादा खुद से करने की आदत नहीं है, उनको बहुत सारा होमवर्क लगता है, उनको टीचर ने फोर्स करना पड़ता है, पेरेंट्स ने 4 बार बोलना पड़ता है। ऐसे CBSE ने CBSE स्कूल में प्रेफरेंस दिया तो ज़्यादा बेटर। सिलेबस सेम है, पैटर्न डिफरेंट है। का एक और एडवांटेज जो मैं आपसे शेयर कर, व्हाट यू आर गेटिंग, स्टेट बोर्ड 10th स्टैंडर्ड में जिनका है वो CBSE, हमारा एजुकेशन पैटर्न सिस्टम ऐसा है,
जो स्टेट बोर्ड वाले बच्चे उन्होंने स्टेट बोर्ड में एडमिशन लेना है। सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स के पास में ये चॉइस है कि उनको सीबीएसई लेना है या स्टेट बोर्ड लेना है। आईसीएसई वालों के पास में तीनों चॉइसेस ओपन है कि इधर कंटिन्यू विद आईसीएसई बोर्ड। आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट दोज एरियाज। नागपुर में 11th-12th बोर्ड के ये आईसीएसई बोर्ड के कोई स्कूल्स मेरे हिसाब से नहीं है। अभी इस साल कोई आएंगे तो आई डोंट नो, लेकिन बॉम्बे में, पुणे में, मेट्रो सिटीज़ में आईसीएसई बोर्ड के 11th-12th के स्कूल्स हैं जो कि बहुत अच्छे बेहतरीन स्कूल्स कहलाते हैं एंड दे गिव यू डिफरेंट सॉर्ट ऑफ एक्सपोजर। उसके बारे में हम अलग से कभी बात कर सकते हैं। लेकिन बोर्ड का सिलेक्शन बाय एंड लार्ज आपके पर्सनालिटी ट्रेट के ऊपर, आपको कितना समय खुद के लिए चाहिए, सेल्फ स्टडी के लिए चाहिए, क्लास वाले कि आप कौन सा बोर्ड लेंगे। 10 ट्यूशन क्लासेस में मुझसे लोग जब पूछते हैं कि सर नीट के लिए कौन से क्लासेस सबसे अच्छे हैं, मैं एक लिस्ट बना के देता हूं कि भाई ये 10 क्लासेस लाइन से है, नंबर 1 नंबर 2 कोई नहीं, एक लाइन से 10 क्लासेस के नाम है। घर के पास में कौन सा है, मान लीजिए प्रोजेक्ट कोई एक ट्यूशन क्लास घर के पास में, मतलब रहने वाला है, डिफरेंस कॉलेज का भी सेम रहेगा जिसे आप मिले वेंट एंड के ऊपर आप डिसीजन ले सकते हो कि कौन सा स्कूल या कौन सा कॉलेज आपने सेलेक्ट करना है। एंड अगेन कोचिंग क्लास मैं फिर एक बार रिपीट करता हूं, थोड़ा सा वेट करता हूं। आपको अच्छे कोचिंग क्लास की जरूरत है, वैसे अच्छे कोचिंग क्लास वालों को भी अच्छे स्टूडेंट्स की आवश्यकता है कि नहीं है। इफ यू आर अ गुड स्टूडेंट, ऑब्वियसली पीपल विल कम टू यू, पीपल विल टॉक टू यू, दे विल स्पीक विथ यू। वो फोन नहीं करेंगे लेकिन कम से कम वो इंतजार करेंगे। मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूं और ये मैं मानता हूं, कई वर्षों का मेरा अनुभव कहता है कि आप अपने आप को बेहतरीन बनाओ, लोग आपके पास में आते हैं। तो आप अच्छा परफॉर्मेंस रखो एंड पीपल विल कम टू यू। मैं ये नहीं कहूंगा कि ट्यूशन क्लास वाले फोन कर रहे फोन, अभी रिजल्ट आने के पहले चालू हो गए, मेरे ख्याल से जनवरी फरवरी से वो ट्रेंड चालू हो जाता है। पता नहीं इनको फोन नंबर कहां से मिलते हैं, बराबर ये फोन करते हैं आपको कि 5 सीट आखिरी की बची हुई है, आप एडमिशन कब ले रहे हैं, 25% डिस्काउंट मिलेगा। डिस्काउंट के लिए वेट कीजिए, डोंट गो इन फॉर डिस्काउंट ओनली, टॉक टू द टीचर्स। हर स्टूडेंट को हर कोचिंग क्लास का या हर कॉलेज का पैटर्न सूट करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो किसका कैसा पैटर्न है ये आप थोड़ा सा समझ लीजिए, उनके टीचर्स से बात कीजिए, उनके परसेप्शन आप समझ लीजिए एंड देन डिसाइड अपॉन। वी कम डाउन टू द लास्ट पार्ट टुडे, वी आर गोइंग इन फॉर द क्वेश्चन आंसर सेशन। मैंने आपसे जो जो बोला उसके बारे में थोड़ा सा फिर से एक बार रिपीट करता हूं। एक्सटर्नल को एलैबोरेट किए, एक्सटर्नल फैक्टर्स में 7 फैक्टर्स मैंने आपको बताया, to the competition, present market demand, selection of availability, geographical location, आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स। फैक्टर्स में आपका पर्सनालिटी, इंट्रोवर्ट, इंटरनल फैक्टर्स में आपका इंटेलिजेंस, नॉट आपके मार्क्स नहीं है, आपका इमोशनल इंटेलिजेंस, आपका टेम्परामेंट, उसके बाद आपकी मोटिवेशनल लेवल, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स एंड मेमोरी। These would be some of the internal factors you have to look into before selection of a career. उसके बाद मैंने बात की सिलेक्शन ऑफ बोर्ड की, जहाँ पे आपको स्टेट बोर्ड लेना है, सीबीएसई बोर्ड लेना है कि आईसीएसई के साथ जाना है, एक डिसीजन आपको लेना है इंपॉर्टेंट। सब्जेक्ट चॉइसेस के लिए वी आर कमिंग टू द सब्जेक्ट चॉइसेस बिकॉज सब्जेक्ट चॉइसेस जो है वो स्पेसिफिक प्रोफेशंस की तरफ ले जाते हैं। रादर आई वुड से स्पेसिफिक प्रोफेशन के लिए ये सब्जेक्ट्स की जरूरत आपको पड़ती है। एंड द लास्ट वुड बी सिलेक्शन ऑफ कोचिंग क्लासेस। इसके अलावा मैंने 5 एरियाज या 5 चीज़ें जो आपसे बोली है, एक ऑलरेडी जो इंट्रेंस टेस्ट आप कर चुके हैं स्टेट बोर्ड वाले पर्टिकुलरली, वो आपके पास में कागज आ जाएगा। आपका खुद का एप्टीट्यूड टेस्ट आपको करना है, कहीं पे भी आपके घर के आसपास कीजिए। हम ऑनलाइन करियर टेस्टिंग मतलब ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्टिंग करते हैं, ऑफलाइन भी टेस्टिंग हम स्टार्ट करेंगे 20 मई के बाद, अगर लॉकडाउन खुलता है तो स्लोली एंड स्टडीली 1 बाय 1 बाय अपॉइंटमेंट्स आप आ सकते हैं और आप टेस्टिंग कर सकते हैं। आपके घर के आसपास आपके शहर में बहुत सारे काउंसलर्स हैं, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट हैं जो टेस्टिंग करते हैं। आप हमारे पास ही मत आइए, आपको जो ठीक लगता है उनके पास में आप जाइए,
लेकिन अपना एबिलिटी प्रोफाइलिंग किए बगैर आपने अगर कोई डिसीजन लिया तो बिलीव मी उसमें गड़बड़ होने के चांसेस बढ़ते हैं. एंड दैट इज द रीजन वाई काउंसलर जो भी सजेस्ट करेगा, स्टेप नंबर 2, काउंसलर जो भी सजेस्ट करेगा उसका सिलेबस एक बार देखो. आई एम गिविंग एन एग्जांपल. आज से करीब 7 साल पहले मेरे पास में एक स्टूडेंट आई थी जिसने XYZ कॉलेज में बायोटेक्नोलॉजी में एडमिशन ले लिया था आफ्टर 12th स्टैंडर्ड. 11th और 12th स्टैंडर्ड में उसने साइंस ऑप्ट कर लिया था बिकॉज समबडी सजेस्टेड हर टू टेक साइंस. शी सिलेक्टेड साइंस. उसने बायोटेक्नोलॉजी में एडमिशन लिया था और किसी ने फॉर द टेस्टिंग. हमने टेस्टिंग किया, डिस्कशन किया, बातचीत की, उसका इंटरेस्ट एरिया आइडेंटिफाई किया और जो प्रोफेशंस थे उस प्रोफेशन में काउंसलिंग एंड टीचिंग वे द टू प्रोफेशंस व्हाट शी शुड एंटर इनटू. Looking into the personality and looking into the overall interest, she was very strong in communication skills. Not only communication skills, but the language skills per se. So I suggested her that she should enter into opting in for humanities or arts with psychology as a major and English as one of the second major subjects. And it was shocking for her that particular time. लेकिन जब हमारी बात हुई, विस्तार से जब डिस्कशन हुआ, तो शी वेरी वेल अंडरस्टूड कि आज अगर रोना आता है तो रो लो, लेकिन 3 साल के बाद ये डिसीजन के ऊपर रोने से बेटर आज 2 घंटे के लिए रो के डिसीजन को थोड़ा सा बदलना बेटर होगा. ये उसको समझ में आया. उसकी मम्मी से, पापा से, भाई से, हम तीनों से बात की. एंड द चाइल्ड डिसाइडेड टू एंटर इनटू द डोमेन ऑफ ह्यूमैनिटीज. उसने नागपुर शहर के ही एक वुमेन्स कॉलेज में एडमिशन लिया एंड शी ऑप्टेड फॉर साइकोलॉजी. शी ऑप्टेड फॉर इंग्लिश लिटरेचर एंड अदर सब्जेक्ट्स, 5 सब्जेक्ट जो उसको लेने. 12th स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूँ मैं. साइंस लेने के बाद 11th 12th फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, जनरल साइंस लेने के बाद शी शिफ्टेड हरसेल्फ आफ्टर 12th स्टैंडर्ड इनटू आर्ट्स. वो पोस्ट ग्रेजुएट है अभी, उसकी शादी हो गई है. शी इज इन मुंबई. शी इज वर्किंग विद द स्कूल एज अ काउंसलर एंड शी इज वेरी वेरी हैप्पी, आई शुड से, with her own profile, with her own job and managing her own family as well. I don't know if she would have pursued biotechnology, perhaps जो उसका प्रोफाइल सजेस्ट करता है वो प्रोफाइल उसका कुछ और सजेस्ट कर रहा था. दैट वाज द ओनली रीजन व्हाई. तो आपके जो काउंसलर है वो आपको जो प्रोफेशंस बताते हैं या जो करियर्स बताते हैं, आपने जो सोचा है उससे मेल नहीं खाते हो. लेकिन अल्टीमेटली दे आर नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट एंड दे आर नॉट टॉकिंग ऑन द बेसिस ऑफ जस्ट seeing your profile, they are seeing your performance on the profile, they are talking about your interest जो हमने कल बात की थी. तो उनके ऊपर थोड़ा ट्रस्ट करना, थोड़ा भरोसा करना, थोड़ा क्वेश्चन भी पूछना ऑब्वियसली, और रैशनल डिसीजन लेने के लिए थोड़ी अपनी खुद की हेल्प करना, ये देखने की ज़रूरत. जो हमने आज बात की थर्ड एरिया जिसके बारे में मैंने बोला कि अपने शहर में, अपने गांव में कौन से बेटर रिसोर्सेज अवेलेबल है, उसके साथ में देख के आप बात करेंगे. एंड द फोर्थ एरिया, आपको गोल कौन सा चाहिए, टारगेट कौन सा चाहिए. तो 10th के और 12th स्टैंडर्ड के बीच का जो डिफरेंस है परसेंटेज का, वो मार्क्स का डिफरेंस आपका लगभग 5 से 10% का डिफरेंस आपका होना चाहिए. और 5वां इज वेल एक्वेंटेड विद द डिजिटल प्लेटफॉर्म, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो सोशल एंड एनी डिजिटल मीडिया. इवन बहुत सारे एप्लीकेशंस अभी आए, जैसे जूम ऐप है या बहुत सारे एप्लीकेशंस अभी है. तो ये सारे एप्लीकेशंस आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराते हैं. मुझे ऐसा लगता है कि यू शुड नाउ बी वेल एक्वेंटेड, क्योंकि आने वाले 2 साल तक के आपको इसी के ऊपर सबसे ज़्यादा काम करना है. सो बी अ पार्ट ऑफ डिजिटल इंडिया नाउ. एक स्टोरी आपसे शेयर कर रहा हूँ. एक बार एक गाँव था. इस गाँव में जैसे हमारे यहाँ कोई बीमारी आई है, महामारी आई है, वैसे उस गांव में कोई छोटी सी बीमारी हुई और वो पूरा गांव के गांव जो है, उस गांव ने अपने आप को क्वारंटाइन कर लिया. कहीं एक दूसरे के साथ कोई संपर्क नहीं, कुछ नहीं. तो बच्चे ऑब्वियसली बोर होने लगे. तो उन बच्चों में से ग्रुप का कोई एक लीडर था. वो लीडर ने सबको इकट्ठा किया और सबने डिस्कस किया, डिसाइड किया कि हम सारे के सारे कुछ तो कुछ नई एक्टिविटी करते हैं. रोज़ क्या करना चाहिए, रोज़ वही सेम, तो कोई नई एक्टिविटी करते हैं. तो अब क्या एक्टिविटी करें. तो गांव के पास में एक छोटा सा पहाड़ था, टीला नहीं, थोड़ा ऊंचा वाला छोटा सा पहाड़ था. तो सारे बच्चों ने तय किया कि चलो आज उस पहाड़ के ऊपर चढ़ते हैं. ऑब्वियसली ये बात जो है ये छुपी नहीं किसी से. तो ऑब्वियसली ये जो बात है, ये बात बहुत सारे लोगों से शेयर हुई और गांव के जितने बड़े बुजुर्ग थे, उनकी माताएं थी, सब लोगों तक ये बात पहुंची कि सारे बच्चों ने डिसाइड किया
all the children in the village decided to climb the mountain. तो ऑब्वियसली ये सारे लोगों ने उनको मना किया, सारे लोगों ने बोला कि नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, पहाड़ से गिर जाओगे, हाथ पे टूटेगा, लग जाएगा, मर सकते हो। तो लोगों ने उनको बहुत ज्यादा पुल करने की कोशिश की लेकिन उन बच्चों ने नहीं सुना। उन्होंने बोला कि हम भी बोर हो गए, हमको क्या करना है, हम कुछ रस्सियां बांध के जाते हैं एंड वील गो फर्दर। अब ये जो सारे बच्चे, ये सारे बच्चों ने चढ़ने की शुरुआत की। तो जैसे वो चढ़ने लगे तो नीचे के साइड में, पहाड़ के नीचे में, उनके सारे पेरेंट जमा हो गए, पूरे के पूरे नीचे। भाई नीचे जाली वाली तो रख नहीं सकते, लेकिन सारे पेरेंट जमा हो गए, नीचे से दूर से चिल्ला रहे कि अरे नीचे आ जाओ, ऐसा क्या कर रहे हो, उसको पकड़ो, उसको पकड़ो, एंड सो ऑन। तो उन सारे बच्चों में से एक बच्चा ऐसा था जिसने शुरू किया और तक के वो कंफर्टेबली पहुंच गए। बाकी कुछ बच्चे थोड़ा सा 5, 7, 10 फीट, 20 फीट जाने के बाद में या गिर गए। चीजें बाकी बच्चों के साथ बहुत कंफर्टेबली, बगैर इधर उधर देखे, शांति आराम टीले पे या माउंटेन पे जाके बैठ गया। अब लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये इतने ऊपर तक के बगैर किसी डिस्टर्बेंस के। पता चला कि वो जो स्टूडेंट था, वो जो बच्चा था, वो दोनों व्हाट पीपल है, जो लोग की अब बात कर रहे थे, जो लोग आसपास के हैं, वो सारे लोग जो चिल्ला उन लोगों के बारे में उसने किसी प्रकार की कोई बात नहीं सुनी। और वो जो बच्चा है वो बड़े कम के पहुंचा। ऐसा लगता है दीपक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन मुझे अगर बता दे तो बेटर होगा। आई कैन एड्रेस द क्वेश्चन लिटिल लेटर। सीबीएसई बोर्ड में है तो कंटिन्यू स्पोर्ट्स करना चाहिए कि नहीं, ये उनका क्वेश्चन है। तो मेरे ख्याल से स्पोर्ट्स 100% कंटिन्यू करना चाहिए, बोर्ड कोई भी सिलेक्ट करो। इफ यू आर अ स्पोर्ट्स प्लेयर यू शुड कंटिन्यू इट। आई एम गिविंग एन एग्जांपल, लेकिन जो स्टोरी मैंने बताई थी वो स्टोरी आपको समझ में आई कि नहीं, ये पहले आप देख लो। वो स्टोरी कहती है, स्टोरी का सार क्या बोलता है कि एक बार आपने कोई टारगेट या गोल अपना तय कर लिया है, एक बार आपने म्यूचुअली काउंसलर के साथ बैठ के डिस्कस करके, पेरेंट्स के साथ बात करके डिसाइड किया है कि हाँ मुझे पीसीएम करना है, मुझे जेडब्ल्यू की प्रिपरेशन करना है। 10th के बाद की हम बात कर रहे हैं, मुझे ये सब्जेक्ट सिलेक्ट किसके, किसने सिलेक्ट किए, आपने, ऑब्वियसली आपने डाले, पेरेंट्स एफर्ट्स थोड़ी डाल। जहां पे 11th के बाद, मतलब 11th स्टैंडर्ड खत्म, बोलते हैं कि मुझसे ये जम नहीं रहा है। मैं समझता हूं लेके बैठ के चिंतन करने वाले, अभी आपके पास 2 महीने का समय, पहले देख लो। आई एम कोटिंग एन एग्जाम्पल टू यू ऑफ अ स्टूडेंट who went to a coaching institution 2 years before, after a 10th standard exams were over, before the result, 2.5 for JEE, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, वो 2.5 महीना जाके वहां पढ़ी, रिजल्ट लगा, उसको 91% स्कोर मिला। वो वापस आके अपने पेरेंट्स को बोलती है कि ये फिजिक्स का चक्कर मुझसे जमने वाला नहीं है, आई एम 100% गोइंग टू गो इन फॉर ह्यूमैनिटीज। इतना फर्म डिसीजन था कि बिलीव मी द पेरेंट्स हैड टू बी कन्विंस्ड कि नो, अगर ये बोल रही है, ये ट्राई कर चुकी है, 2-2.5 महीने जाने के बाद भी ये ट्राई बोलती है कि आई एम नॉट गोइंग टू डू फॉर दिस और मुझे ये कोप अप नहीं हो पाएगा, तो ठीक है, फाइन, नो प्रॉब्लम। मेरे ख्याल से दैट इज द रीजन वाई मैं रिपीटेटिवली आपसे बोल रहा हूं कि आप ये मैंने 2 महीने का जो फॉर्चुनेटली समय आपको एडिशनल मिला हुआ है, इस समय का यूज आप सिलेबस देखने को कर लो, ब्लाइंडली कोई भी सब्जेक्ट का सिलेक्शन नहीं करो आप, ठीक है। बी अ पार्ट ऑफ डिजिटल इंडिया, दैट इज व्हाट वी स्पोक। फिर से एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि आप क्वेश्चंस है, क्वेश्चन जो है वो आप सकते हैं या आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी आपको लिखना है तो आप लिख लीजिए, अमर gmail.com, anagha
क्वेश्चन है 12th 10th में जितने 10th बोर्ड के आपके परसेंटेज आपको मिलेंगे, आपको 80% मार्क्स मिलते हैं 10th स्टैंडर्ड में। तो आपके जो अभी सब्जेक्ट का सिलेक्शन है और आपके 12th बोर्ड की जो आपकी प्रिपरेशन है वो ऐसी होनी चाहिए कि आपको ऊपर और 90% तक के या आपके परसेंटेज 12th स्टैंडर्ड में होने चाहिए। दैट इज व्हाट माय इंटेंशन इज। 10th के बोर्ड में और 12th के बोर्ड के मार्क्स में ऊपरी लेवल पे आपका 5 से 10% का डिफरेंस होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल देता हूँ, 55-60% वाले स्टूडेंट्स आते हैं जिनको 10th में 55-60% स्कोर मिलता है, जो कि आके बोलते हैं कि आपके पास कॉमर्स है क्या। मेरा कॉमनली सवाल रहता है, भाई कॉमर्स करके क्या करने वाले, तो बोलते मालूम नहीं। पहले मालूम कर लो जो कि हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे ख्याल से एक सेशन जो है अगला नेक्स्ट कमिंग सेशन जो कि हम 11 तारीख को लेने वाले हैं शाम को 7 बजे, इस सेशन में आई एम गोइंग टू टॉक इन डेप्थ अबाउट द वेरियस सब्जेक्ट्स। पीसीएम लेना है किस बेसिस पे, पीसीबी लेना है किस बेसिस पे, पीसीएमबी लेना है किस बेसिस पे, कॉमर्स लेना है किस बेसिस पे, एचएससी वोकेशनल लेना है, ये क्या चक्कर है, ये हम डिटेल में इन डेप्थ अगले सेशन में बात करेंगे। एंड आई एम श्योर दैट नेक्स्ट सेशन वुड बी अ आइडिया चेंजिंग सेशन फॉर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट। जैसे कि आज के सेशन में आपको बहुत सारी ऐसी चीजें पता चली है जो पहले नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल, जो स्टोरी हमने बात की वो बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं थी, नंबर एक। नंबर दूसरा, सिलेक्शन कैसे करना है आपके स्कूल का या आपके बोर्ड का, ये सिलेक्शन का क्राइटेरिया मैंने बताया आपको। एंड कोचिंग क्लास का जैसे मैंने आपसे बात की, घर के पास में जो है जहां फैकल्टी टीचिंग फैकल्टी अच्छी है, जो कि कंफर्टेबली आप लोगों को समझ सकते हैं और इमोशनली आप उसके साथ कंफर्टेबल हो, तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए। हम 11 तारीख को जब मिलेंगे तो वी आर गोइंग टू स्पेसिफिकली टॉक अबाउट दी सब्जेक्ट चॉइसेस। आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन टू बी ऑनलाइन ऑन 11th एट 7 PM, 7 से 8 के बीच में हम बातचीत करेंगे। तब तक के अगर आपके कोई सवाल है तो ये सारे सवाल जो है वो आप amardamle0@gmail.com इस ईमेल आईडी के 9179 इस नंबर के साथ में आप बात कर सकते हैं। मैं समझता हूँ आज के लिए मैं रुकता हूँ। एक और सवाल है कि लॉकडाउन के पीरियड में पढ़ाई नहीं हो रही है, we are just wasting our time in lockdown without any study. How to spend time that can be useful for us after lockdown also for further studies. मुझे ऐसा लगता है कि ये मोटिवेशन लेवल वाली बात है। टारगेट आपका सेट नहीं है, गोल क्या है वो अचीव कैसे करना है ये मालूम नहीं है। मेरे ख्याल से ये इसलिए ये सवाल आ रहा है, जिनको मालूम है कि उनको क्या ऑब्जेक्टिव है, उनके सामने क्या रखना है, तो दे आर प्रिपेयरिंग फॉर देमसेल्फ। 26 तारीख को जैसे नीट, 26 जुलाई को जैसे नीट डिक्लेयर हुई है और 18 से लेकर 23 के बीच में JEE डिक्लेयर हुई है, मुझे ऐसा लगता है कि लाखों से स्टूडेंट्स हैं जो इसको अपीयर करने वाले हैं और जो कीनली इसकी पढ़ाई अभी करना शुरू कर चुके हैं ऑलरेडी और कर ही रहे हैं। स्पेसिफिकली जो अभी 11th 12th अपीयर करने वाले बच्चे हैं, अभी 10th स्टैंडर्ड तो ठीक है आपका हो गया, सिलेबस हो गया, आपका एग्जाम हो गया। जो 11th स्टैंडर्ड में या 12th स्टैंडर्ड में अभी इस साल बच्चे हैं, मुझे एक स्टूडेंट का पर्टिकुलरली फ़ोन आया कि सर मैं अभी 12th में हूँ, मैं पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ, क्या करूँ। मुझे ऐसा लगता है आपने JEE की पूरी के पूरी जो प्रिपरेशन है वो 2 साल की है कि नहीं की है। अभी दिस इज द राइट टाइम टू रिवाइज फॉर द मॉक टेस्ट। आपने जो कोचिंग क्लास लगाया था या आपके जो स्कूल कॉलेज के टीचर्स हैं उनके संपर्क में अगर आप हो तो आप मॉक टेस्ट क्यों नहीं देते हो। डिसाइड करो, रोज एक मॉक टेस्ट आप देंगे, ठीक है। और अभी जो 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हैं, ये 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स को जैसे मैंने होमवर्क दिया था, आप सिलेबस देखो पूरा। यू जस्ट सी द सिलेबस ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, इंग्लिश, ह्यूमैनिटीज के पूरे सब्जेक्ट, मे बी साइकोलॉजी, मे बी पॉलिटिकल साइंस, मे बी इकोनॉमिक्स, मे बी सोशियोलॉजी, मे बी कोर इंग्लिश, आप पूरे ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट देखो, आप कॉमर्स के पूरे सब्जेक्ट एक बार आराम से बैठ के देखो, तभी आप चॉइस कर पाओगे। जिस जगह आपको जाना है, जिस जगह आपको जाना है
उस जगह के लिए टिकट निकालते समय आप कंफर्टेबली क्या चाहिए वो देखते हो कि नहीं? अगर वो देखते हो तो कम से कम आपने सिलेबस तो देखना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि आज के लिए हम यहाँ रुकते हैं। आपके जो भी क्वेश्चन है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मेल आईडी आपको दिया हुआ है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम, स्टे होम, स्टे सेफ। 17 मई तक के आप लॉकडाउन में है। 11 तारीख को शाम को 7 बजे हम फिर से मिलेंगे लाइव। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, टेक केयर।